17 जून 2026 रूसी सेना के लिए एक काला दिन था। क्यों? ये वही दिन था जब एक गंभीर मील का पत्थर पार होने की खबर सामने आई थी। 1.4 मिलियन। पुतिन द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू करने के बाद रूस को इतने हताहत झेलने पड़े हैं। और ये एक भयावह आंकड़ा है जो दिखाता है कि तथाकथित विशेष सैन्य अभियान कितनी बड़ी विनाशकारी विफलता रहा है। ये संख्या देखकर पुतिन जैसा साइकोपैथ भी घबरा जाएगा। पुतिन को इन नुकसानों की परवाह नहीं है। जो सैनिक उसकी खातिर मरते हैं उनकी उसे कोई परवाह नहीं। वह एक साधारण वजह से घबराया हुआ है। उसे पता है ये टिकाऊ नहीं। अब वह यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए और हताश विकल्प चुन रहा है। आइए 1.4 मिलियन हताहतों से शुरू करें। हमने यह आंकड़ा यूं ही नहीं लिया है। यह नाटो अधिकारियों से आया है जो कहते हैं कि पुतिन ने जब से अपनी जंग शुरू की है रूस को लगभग 1.3 से 1.45 मिलियन हताहतों का सामना करना पड़ा है और इनमें से करीब 5 लाख मौतें हुई हैं। ये 5 लाख रूसी अपनी सेना में नहीं लौटेंगे और परिवार को फिर नहीं देख पाएंगे। वे कभी उस लड़ाई का अंत नहीं देख पाएंगे जिसे उनके मनोरोगी तानाशाह ने सिर्फ इसलिए शुरू किया था ताकि वह रूसी इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में अपनी विरासत सुरक्षित कर सके। नाटो अधिकारियों के आंकड़े जिन्हें यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया लगभग उतने ही है जितने हताहत करने का दावा खुद यूक्रेन करता है। यूक्रेन ने 18 जून तक ये संख्या 13,88,050 बताई है। रूस हर दिन करीब 1,000 और कभी कभी उससे भी ज्यादा सैनिक खो रहा है। यानी 18 जून से 14 लाख तक पहुंचने में लगभग 12 दिन लगेंगे यूक्रेन के अनुसार। जून का आखिरी दिन पुतिन के लिए सबसे अहम है। 30 जून वो दिन होगा जब रूस एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा जो यूक्रेन पर आक्रमण को एक कथित बड़ी ताकत द्वारा चलाया गया सबसे विनाशकारी आधुनिक सैन्य अभियान बना देगा। हम जानते हैं कि पुतिन को सिर्फ अपनी विरासत की परवाह है, लेकिन हमें यह एहसास नहीं था कि वे किसी भी तरह इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए इतने दृढ़ हैं। शायद इन भारी नुकसानों की सबसे पागलपन भरी बात 14 लाख मौतें नहीं हैं, बल्कि यह है कि पुतिन रुकने वाले नहीं लगते। हाँ, वह घबराए हुए है और निश्चित रूप से बेताब है। जैसा कि वे जो नई नई सख्तियां लागू कर रहे हैं उसकी लंबी सूची जल्द ही आपको दिखा देगी। नाटो के अनुसार भारी हताहतों के बावजूद रूस के सैन्य अभियान की रफ्तार या गर्मियों के हमले की तैयारी में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। पुतिन अपनी जिद पर कायम रहना चाहते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि उनकी मनोरुग्णता से और लोग मरेंगे। यह पृष्ठभूमि अहम है। 3 जून को नेटो महासचिव मार्क रूटे ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की गंभीरता बताई। रूस हर महीने करीब 30,000 सैनिक खोता है। रूटे ने कहा, रूस एक महीने में जितने सैनिक खोता है उतने सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के 10 सालों में नहीं खोए थे। ये असाधारण है। असाधारण कहना एक तरीका है, हम तो इसे पागलपन कहेंगे। रूटे ने न सिर्फ इन नुकसानों के लिए पुतिन को आड़े हाथों लिया, जो रूस के पिछले बड़े सैन्य अभियान की तुलना में वाकई बहुत ज्यादा है, बल्कि इस बात के लिए भी कि रूस अपने सैनिकों को मोर्चे पर कैसे भेजता है। आपको एक अराजक अखाड़े में फेंक दिया गया है। आपको ऐसे गियर और उपकरण दिए जा रहे हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करते। आपको मोर्चे पर भेजा जा रहा है जहां घायल या मारे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर पुतिन में आत्मा है तो यह आरोप उन्हें हिला देगा। जैसा कि स्थिति है वह रटर की कहीं किसी भी बात का वास्तव में विरोध नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो रटर पुतिन के प्रति थोड़े उदार ही है जब बात उन नुकसानों की आती है जिनकी वह हर महीने निगरानी करते हैं। उन्होंने सही कहा कि रूस हर महीने जितने सैनिक खोता है उतने सोवियत संघ ने पूरे अफगानिस्तान युद्ध में भी नहीं खोए थे। अमेरिकन आर्काइव ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक रूस को 10 साल के संघर्ष में लगभग 15,000 हताहत झेलने पड़े। तो यह सिर्फ ज्यादा नहीं है, बल्कि हर महीने रूस को अफगानिस्तान के खिलाफ 10 साल की जंग में जितने हताहत हुए थे उससे दुगना नुकसान हो रहा है। और अगर हम 1.4 मिलियन कुल हताहतों की बात करें तो यह किसी भी बड़ी ताकत द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद झेले गए नुकसान से कहीं ज्यादा है। असल में रूस यहाँ पर कई महीने पहले ही जो रिकॉर्ड बना चुका है उसी को
और आगे बढ़ा रहा है। 28 जनवरी को यूरो न्यूज़ ने CSIS की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें बताया कि रूस के 1.2 मिलियन हताहत पिछले 80 वर्षों में किसी भी बड़ी ताकत के लिए रिकॉर्ड है। इसने अमेरिका के साथ कुछ तुलना भी पेश की। कोरिया युद्ध में 54,246 मौतें, वियतनाम युद्ध में 47,434 मौतें। रूस ने ये आंकड़े कई साल पहले यूक्रेन में पार कर लिए थे और ये युद्ध दशकों पहले लड़े गए थे, जब अमेरिका के पास आज जैसे आधुनिक उपकरण नहीं थे। अगर हालिया तुलना चाहिए तो ईरान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी देखें। उस युद्ध में अमेरिका को 394 हताहत हुए, जिनमें 13 की मौत हुई। ये दुखद है, लेकिन ये रूस की यूक्रेन में पुरानी क्षरणकारी रणनीति और आधुनिक युद्ध मशीन का अंतर दिखाता है। रूस एक आधुनिक युद्ध नहीं लड़ रहा है, उसने बस एक ऐसी मौत की चक्की बना दी है जो यूक्रेन में मामूली लाभ के लिए अपने ही सैनिकों को मरवा रहा है। क्रेमलिन के उस मनोरोगी ने जनवरी में की गई भविष्यवाणी को आधिकारिक रूप से पूरा किया। CSIS रिपोर्ट ने बताया कि 12 लाख हताहतों के साथ दोनों पक्षों में कुल हताहतों की संख्या वसंत तक 2 मिलियन तक पहुंच सकती है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक पुतिन के हमले के बाद से यूक्रेन को करीब 5-6 लाख हताहत झेलने पड़े हैं। रूस के 14 लाख को यूक्रेन के 6 लाख के उच्चतम आंकड़े में जोड़े तो क्या मिलता है? 2 मिलियन, ठीक वैसे ही जैसे CSIS ने कहा था। पुतिन की पूर्वानुमेयता यूक्रेन में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वह रूस को उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं और हट नहीं पा रहे। और यही समस्या है, क्योंकि इनमें से कुछ भी टिकाऊ नहीं है, कम से कम अब तो बिल्कुल नहीं। कुछ साल पहले पुतिन दसियों हजार सैनिकों की बलि दे सकते थे, क्योंकि तब लगता था कि ये कुआं कभी नहीं सूखेगा। 2026 में रूस मानव शक्ति की भारी कमी से जूझ रहा है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ प्रमुख आंद्री नात्सोव ने 15 मई को कहा, दुश्मन के नुकसान उन कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की संख्या के करीब पहुंच रहे हैं जिन्हें उनकी पंक्तियों को भरने के लिए भर्ती किया जा रहा है, और कई बार तो यह उससे भी ज्यादा हो जाता है। दरअसल रूस पहले से ही भारी मानव शक्ति की कमी में युद्ध चला रहा है। हमारे अनुमान में स्थिति और गंभीर होगी। नाटो ने 1 महीने पहले कहा था, जब रूस उस ताजा आंकड़े तक पहुंचा था। और उनके इस दावे का समर्थन 14 जून की CNN रिपोर्ट भी करती है, जिसमें कहा गया है कि 2026 की पहली तिमाही में रूसी स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती 2025 की तुलना में 20% कम रही। और यहां तक कि क्रेमलिन द्वारा संभावित स्वयंसेवकों को दी जा रही बेहुदा वित्तीय प्रोत्साहन भी उन लोगों को मनाने के लिए काफी नहीं है जो जानते हैं कि यूक्रेन जाना मौत का फरमान है। किसी रूसी बंकर में पुतिन घबराए हैं, लेकिन वजह वो नहीं जो आप सोचते हैं। कोई और होता तो देश में हो रही तबाही देखकर समझ जाता कि अब हद पार हो गई है। अगर उनमें दया होती तो वे समझ जाते कि यूक्रेन से सैनिकों को पहले ही वापस बुलाना चाहिए था, पर पुतिन ऐसा नहीं करते। वह मौतों के इतने बड़े पैमाने या उसके जवाब में लोग क्या कर सकते हैं, इससे नहीं घबराता। पुतिन को अपनी सत्ता संरचना पर पूरा भरोसा है। नहीं, पुतिन जैसे साइकोपैथ को असली घबराहट किस बात की होती है वो बहुत सीधी है। उसे चिंता है कि और सैनिक कहां से मिलेंगे। यही एक बात है जिसकी पुतिन को सबसे ज्यादा फिक्र है, जब वो रूस को एक ऐसे युद्ध में झोंक रहा है जिसमें अब तक 1.4 मिलियन से ज्यादा लोग हताहत हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और पुतिन के पास कुछ समाधान है। उनकी समस्या यह है कि हर समाधान पिछले से भी ज्यादा पागलपन भरा है और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे वह युद्ध जीत सके। वे सब पुतिन के लिए और तोप का चारा देंगे। रूस जो रणनीति इस्तेमाल करता है उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इससे पहले कि हम पुतिन द्वारा अपनी जनशक्ति की समस्या के लिए बनाई गई हास्यास्पद योजनाओं का खुलासा करें, यह याद दिला दें कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ फायदा मिल रहा है तो और भी बहुत कुछ है जो आपको यहाँ मिलेगा, इसलिए हमारे डेली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सच तो यह है कि रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए पुतिन के पागल तरीके बहुत पहले ही शुरू हो गए थे, इससे पहले कि रूस ने अपनी हालिया और सबसे निराशाजनक पड़ाव हासिल की। कुछ साल पहले पुतिन ने रूसी जेलों से सैनिक भर्ती का आइडिया निकाला। ऑफर हमेशा सीधा था, यूक्रेन में सेवा करो और तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। रूस के हीरो बनो और तुम्हारे अपराध भुला दिए जाएंगे। जब दर्जनों अपराधियों ने भर्ती होने का फैसला किया तो पुतिन शायद खुशी से अपने हाथ मलने लगे। आखिरकार उन्हें यहाँ सिर्फ आम लोग नहीं मिल रहे थे, हत्यारे,
विकृत मानसिकता वाले और क्रूरता के आदी लोग उनके इस नए प्लान की वजह से यूक्रेन में आने वाले थे। और आप जानते हैं, वे लोग भी जो सार्वजनिक जगहों पर नशे में धुत हो जाते थे, लेकिन ज्यादातर तो हत्यारे ही थे। जनवरी 2025 तक रूस ने यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के अनुसार लगभग 1,80,000 कैदियों की भर्ती कर ली थी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये अपराधी सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे। पुतिन ने युद्ध शुरू होने के बाद से ही संख्या को गुणवत्ता से ऊपर रखा और उनकी सेना में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संख्या पूरी करने के लिए यह रणनीति कुछ साल पहले ही काफी हताश थी, लेकिन अब तो कैदियों की आपूर्ति भी सूखने लगी है। मई 2026 तक रूस की जेलों की आबादी लगभग 40% तक घट गई थी। रूस ने अपराधियों को यूक्रेन भेजा, जिससे कैदियों की संख्या घटी, जो पुतिन के लिए चिंता का कारण बना। इस बड़ी गिरावट का मतलब है कि वह जल्द ही गुलाग से सैनिक जुटाने में मुश्किल महसूस करेंगे, और यही हो रहा। यूक्रेन से लौटे अपराधियों के कारण रूस में अपराध बढ़ रहा है, जिससे पुतिन को सेना बनाए रखने के लिए और भी बेतुके तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं। पहले वह कैदियों के पीछे थे, अब पुतिन छात्रों के पीछे हैं। जून की शुरुआत में यूक्रेन की आई वॉन्ट टू लिव परियोजना, जो रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सामने आत्मसमर्पण करने और पुतिन द्वारा बनाए गए मौत के जाल से बाहर निकलने में मदद करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है, ने एक सूची प्रकाशित की, जिसमें खुलासा हुआ कि 1059 रूसी छात्र पुतिन की सेना में शामिल हो चुके हैं। ये मत समझिए कि छात्र अपनी इच्छा से स्वयंसेवक बने हैं। छात्रों पर सेना में शामिल होने का दबाव बनाया जाता है, क्योंकि भर्ती करने वाले कॉलेजों में युवाओं को पुतिन की महत्वाकांक्षा के लिए अपनी जान देने को मनाने की कोशिश करते हैं। रूस के आक्रमण के 5वें साल में प्रचारक और सैन्य भर्ती अधिकारी रूसी विश्वविद्यालयों में अभी अभी स्कूल से निकले युवाओं को युद्ध के लिए भर्ती कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कैदी लगभग खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब बच्चों को मोर्चे पर भेजा जा रहा है। क्रेमलिन इस भर्ती तरीके पर पूरी ताकत झोंक रहा है। ABC न्यूज की 7 जून की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने पुरुष छात्रों में से 2% को सेना में भर्ती करने का कोटा तय किया। इन युवाओं को भर्ती होने करने के लिए मनाने के लिए रूस उन्हें उनकी सारी ट्यूशन फीस माफ करने और उनके रिकॉर्ड से खराब ग्रेड हटाने की पेशकश करता है। यानी छात्रों के सामने एक नई शुरुआत का लालच रखा जाता है, बशर्ते वे यूक्रेन से सुरक्षित लौट आएं। उनके 14 लाख साथी अब तक ऐसा करने में असफल रहे हैं। CNN ने छात्र भर्ती रणनीति की जांच की और चैनल को रूस द्वारा निशाना बनाए लोगों से सीधे संदेश मिले। एक छात्र ने कहा, दबाव बहुत है। दूसरे ने जोड़ा कि पूरे विश्वविद्यालय में UAV बलों के पोस्टर लगे हैं। जी हाँ, 18 साल के होते ही युवाओं को सेना में भर्ती करना नई रणनीति नहीं है। लेकिन यहाँ जो हताशा है वो ये है कि पुतिन पहले ही रूस की मौजूदा पीढ़ी के पुरुषों का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं, और अब वो थक चुके हैं। अब वे रूस के होशियार और प्रतिभाशाली लोगों को यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए निशाना बना रहे हैं, जबकि वे अपनी पढ़ाई के मुताबिक कुछ और कर सकते थे। मौजूदा पीढ़ी काफी नहीं थी, पुतिन अगली पीढ़ी को भी बलिदान को तैयार है। फिर भी सिर्फ 1000 से ज्यादा छात्रों का मिलना इस रणनीति के लिए बड़ा नतीजा नहीं है। रूसी मनोविकृत के दिमाग में हताशा और बढ़ जाती है। अब पुतिन की सैनिकों की मांग पूरी करने के लिए भर्ती की कोशिशें शैक्षणिक संस्थानों से कामकाज की जगहों तक पहुंच गई हैं। वे शैक्षणिक संस्थानों से आगे बढ़ चुके थे, इससे पहले कि क्रेमलिन ने छात्रों के लिए कोटा तय किया था। मार्च के अंत में मॉस्को टाइम्स ने बताया कि रियाजान के गवर्नर पावेल मालकोव ने सैन्य भर्ती के ऐसे कोटे तय किए हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे सभी व्यवसायों पर लागू होते हैं। 300 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को रूसी सेना के लिए 2 उम्मीदवार नामित करने होंगे। 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी में उम्मीदवारों की संख्या 5 होती है। पूरी जानकारी के लिए बता दूं, ये रूस भर में लागू कोई क्रेमलिन द्वारा चलाई गई नीति नहीं लगती, लेकिन ये उस बीमारी का लक्षण है, यानी रूस की सैनिक भर्ती की बेतहाशा जरूरत। माल्को ऐसा नहीं कर रहे होते अगर रूस ने अपने 1.4 मिलियन सैनिकों की जिंदगी तबाह न की होती, जिससे ऐसी स्थिति बन गई है कि स्वैच्छिक भर्ती कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती। और ऐसा लगता है कि यही एकमात्र तरीका है जो माल्को को मौका देने के लिए सूझ रहा है। माल्को के अनुसार कार्यस्थल कोटा
20 सितंबर तक लागू करना होगा। हम मानते हैं कि और रूसी क्षेत्र भी सैनिकों के लिए कार्यस्थल खाली कराने का विचार अपनाएंगे, क्योंकि पुतिन के कोटे पूरे करना नामुमकिन लग रहा है। कैसा रहेगा अगर हम उन नीतियों पर वापस आएं जिन्हें पुतिन सक्रिय रूप से मंजूरी देते हैं? जैसे ही रूस 2026 की भर्ती संकट से जूझ रहा है, क्रेमलिन वही काम और ज्यादा कर रहा है जो वह पहले से कर रहा था, समस्या पर पैसा झोंकना। रूस हमेशा अपने स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए पैसे का इस्तेमाल करता आया है, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वे पहले कभी देखे गए स्तर से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। 14 जून की रिपोर्ट में आरबीसी यूक्रेन ने बताया कि रूस अब साइनिंग बोनस में $80,000 तक का विज्ञापन कर रहा है। ये वेतन नहीं है, ये एक मुश्त भुगतान है जो रूस किसी भी स्वयंसेवक को देता है जो युद्ध में शामिल होने के लिए नाम लिखाता है। पुतिन की हताशा इसी से झलकती है कि वे आर्थिक संकट के शिकार स्वयंसेवकों को $1,40,000 तक का कर्ज माफ करने की पेशकश कर रहे हैं। एक बार फिर क्रेमलिन उन लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें उनकी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाकर। उस रास्ते की निगरानी यूक्रेनी ड्रोन कर रहे हैं और 14 लाख लोग उसे पार करने में नाकाम रहे हैं। इन रिकॉर्ड तोड़ रकमों को खास बनाता है कि कुछ समय पहले रूस के कई क्षेत्रों को अपने साइनिंग बोनस कम करने पड़े थे, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर बुरा असर पड़ रहा था। अक्टूबर में रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लिबर्टी ने बताया कि तातारस्तान और समारा ने अपने बोनस घटाकर संघीय न्यूनतम $5,000 कर दिए थे। एक साल से भी कम समय में ये बोनस उस न्यूनतम राशि से 16 गुना ज्यादा हो गए हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि रूस के पास अचानक बहुत पैसा आया है। यह सब पुतिन की इच्छा के कारण है कि वे सैन्य नुकसान को और बुरा बना दें, यहाँ तक कि और स्वयंसेवक भर्ती करने के लिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद करने को भी तैयार हैं। अब थोड़ी और हताशा देखिए तो विश्वविद्यालय के छात्रों पर दबाव डालने, कार्यस्थलों को उम्मीदवार नामित करने के लिए मजबूर करने और रूस के पास जो पैसा नहीं है वो देने के अलावा पुतिन अब अपने ही क्षेत्र से बाहर भी देख रहे हैं। अफ्रीका निशाने पर है। रूस मानता है कि वह युवा अफ्रीकी पुरुषों को फुसलाकर 14 लाख की संख्या में जुड़ने वाले नए लोगों में बदल सकता है। 18 जून को यूरो न्यूज ने बताया कि यूक्रेन की सैन्य खुफिया के अनुसार रूस ने अफ्रीका में रूसी हाउसों का बढ़ता हुआ नेटवर्क बनाया है। वे घर सैन्य भर्ती का जरिया बन गए हैं, क्योंकि क्रेमलिन नौकरियों व शिक्षा का झूठा बहाना देकर युवाओं को लुभा रहा है। झूठ तब तक चलता है जब तक वह व्यक्ति जो उस छठे लुभावे में आ गया खुद को यूएवी फैक्ट्री या उन मोर्चों पर पाता है जहां पहले ही रूस के कई लोग मारे जा चुके हैं। अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार गलत सूचना, मानव तस्करी और विदेशी हस्तक्षेप के कारण अफ्रीका रूस की सेना में लड़ रहे 30,000 विदेशियों में बड़ा योगदानकर्ता बन गया है। रूस इन लोगों को लड़ने के लिए राजी भी नहीं कर सकता। उसे सबसे पहले इन्हें साइन अप कराने के लिए झूठ और धोखा देना पड़ता है, ताकि बाद में इन्हें उस युद्ध भूमि पर भेजा जा सके जो लगभग निश्चित रूप से उनकी जान ले लेगी। पुतिन का हर कदम उसकी हताशा की बू देता है। उस मनोरोगी को पता है कि वह फंस गया है और खुद को वैश्विक स्तर पर अपमानित किया है। 14 लाख हताहत सबसे बुरा आंकड़ा है जो किसी आधुनिक सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद झेला है। लेकिन वो रुकने वाला नहीं है और अब पुतिन के हर फैसले में दिख रही हताशा खतरनाक हो गई है। ये द गार्जियन के साइमन टिस्डल की राय है, जो मुख्य सवाल पूछते हैं कि पुतिन क्या करेंगे अगर और जब क्रेमलिन का उनका सुरक्षित घेरा टूट जाता है और अचानक उन्हें एहसास होता है कि एक विनाशकारी रणनीतिक और व्यक्तिगत हार उनके सामने है। इसका जवाब वो नहीं है जो कोई सामान्य नेता करेगा। टिस्डल कहते हैं कि अहंकार पर ऐसा आघात क्रेमलिन के मुख्य सनकी को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाएगा कि उनकी प्रतिक्रिया पीछे हटने की नहीं होगी। पुतिन जंग को और फैलाएंगे। यूक्रेन तक सीमित यह जंग अब यूरोप के नाटो सदस्य देशों तक फैल सकती है, जिससे आर्टिकल 5 लागू होकर पूरे महाद्वीप में जंग छिड़ सकती है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन का घबराना उन्हें सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। यह रूस के लिए विनाशकारी होगा और आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तबाही रूस के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। इनमें से कोई भी चीज रूस के लिए बेहतर नहीं होने वाली, भले ही पुतिन अपनी पागलपन में इतना गहराई तक न चले जाए
कि वह युद्ध को और बढ़ा दे। मौतें आती रहेंगी क्योंकि यूक्रेन हर जगह नए रिकॉर्ड बना रहा है। सैनिक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, रसद सब बड़ी संख्या में नष्ट हो रहे हैं, जैसा पहले नहीं देखा गया। आप हमारे वीडियो में जान सकते हैं कि ये आंकड़े पुतिन के सितंबर तक डोनबास कब्जा करने के सपने के लिए कितने विनाशकारी है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन आपका इंतजार कर रहा है, उस पर क्लिक करें और द मिलिट्री शो का समर्थन करें, क्योंकि हम आपको यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हर चीज का रोजाना विश्लेषण लाकर देते हैं। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।